हेलो स्टूडेंट्स और बीकॉम थर्ड ईयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हमारा टॉपिक है डिसीजन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स यानी कि पूंजी खर्च पर निर्णय। पूंजी खर्च के संबंध में निर्णय लेते समय एक महत्वपूर्ण निर्णायक घटक उसकी लाभदायकता होती है, परंतु व्यवहार में अधिकांश निर्णय अंतर्ज्ञान से प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रबंधक अपने अनुभव के आधार पर निर्णय लेते हैं। इस प्रकार के निर्णय की शुद्धता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रबंधक को कितनी सूचनाएं उपलब्ध हैं। साथ ही कुछ योजनाएं भी ऐसी होती हैं जिनकी लाभदायकता के बारे में वित्तीय अंकों के रूप में ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जैसे कर्मचारियों की सुविधा के लिए कारखाने के सामने खेल का मैदान या बाग लगाना। चूंकि प्रत्येक पूंजी खर्च योजना पर विनियोग पूंजी से कुछ वार्षिक आय बचत की उम्मीद की जाती है, इसलिए पूंजी खर्च पर निर्णय मुख्यतः विनियोग व बचत के तुलनात्मक अध्ययन पर लिए जा सकते हैं। इस प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए वार्षिक आय या बचत और शुद्ध विनियोग की रकम ज्ञात करना आवश्यक होता है। नंबर फर्स्ट है इसमें एनुअल ऑपरेटिंग सेविंग और कैश इनफ्लो यानी कि वार्षिक संचालन बचत या रोकड़ आगमन। वार्षिक संचालन बचत अर्थात प्रस्तावित विनियोगों से अर्जित होने वाली भावी अनुमानित लाभ का निर्धारण पूंजी खर्च निर्णय का प्रारंभिक बिंदु होता है। ऐसे वार्षिक संचालन बचत की गणना रोकड़ आधार पर अर्थात गैर नकद खर्चों को भुलाते हुए होनी चाहिए और इसलिए इस बचत को रोकड़ आगमन कैश इनफ्लो भी कहते हैं। अन्य शब्दों में परंपरागत ढंग से आकलित लेखांकन लाभ में समायोजन करना पड़ेगा। साथ ही यह भी विचार सार्थक है कि इस प्रकार के बचत की गणना करके बाद आफ्टर टैक्स होनी चाहिए। इस दृष्टि से ह्रास जो गैर नकद खर्च है महत्वपूर्ण मद हो जाता है, क्योंकि आय कर की दृष्टि से ह्रास स्वीकृत व्यय माना गया है। इस प्रकार वार्षिक बचत या रोकड़ आगमन की गणना विधि निम्न ढंग से हो सकती है। फर्स्ट है सर्वप्रथम लेखांकन लाभ अर्थात कुल आगम में से कुल खर्च ह्रास आदि गैर नकद खर्च सहित को घटाकर निर्धारित करना चाहिए। सेकंड, उक्त लाभ पर देकर की गणना करके उसकी रकम को उक्त आकलित लाभ में से घटा देना चाहिए। थर्ड है उक्त सेकंड में निकल कर आई रकम में ह्रास की रकम को जोड़ देना चाहिए। इसे कर के बाद परंतु ह्रास से पूर्व का लाभ या कर के बाद का रोकड़ आगमन कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स कहेंगे। उक्त ढंग से निर्धारित वार्षिक बचत या रोकड़ आगमन की रकम को कुछ विशेष कारकों के फलस्वरूप समायोजित
करना पड़ता है। नंबर आ है, चूंकि भारतीय आयकर अधिनियम में हानियों को आगे ले जाने व भावी लाभ में से पूरा करने का प्रावधान है, अतः हानि वाले वर्ष में संस्था द्वारा कर का भुगतान नहीं होगा, परंतु कर न देने से का प्रभाव रोकड़ आगमन पर पड़ेगा। अन्य शब्दों में हानि पर कर न लगना बचत ही होगी। नंबर 12, विनियोग परियोजना के अंतिम वर्ष में वार्षिक बचत के अलावा अवशेष मूल्य व कार्यशील पूंजी त्याज्य रिलीज से भी रोकड़ आगमन होता है। सेकंड पॉइंट है इनिशियल इन्वेस्टमेंट और कैश आउटफ्लो, यानी कि प्रारंभिक विनियोग या रोकड़ बहिर्गमन। विनियोग परियोजना के प्रारंभ में, जिसे शून्य काल कहते हैं, विनियोग का योग निम्न तत्वों के योग के बराबर होता है। नंबर आ, नई परियोजना की नकद लागत। नंबर बा, स्थापना व्यय, इंस्टॉलेशन चार्जेस। और नंबर सा, अतिरिक्त कार्यशील पूंजी यदि नई परियोजना से कार्यक्रम पूंजी में कमी आती है तो उस कमी से विनियोग की रकम कम कर दी जाती है। अगला हेडिंग है पुरानी संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि। जब विनियोग प्रस्ताव पुरानी संपत्ति की जगह नई संपत्ति लगाने का हो तो पुरानी संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि से नई परियोजना की लागत को कम कर देना चाहिए, परंतु ऐसा करते समय कर संबंधी मामलों को ध्यान में रखना चाहिए। यदि पुरानी संपत्ति की बिक्री पुस्तक मूल्य से अधिक है तो कानूनी व्यावसायिक आय या पूंजीगत लाभ होगा, जिस पर आयकर अधिनियम के अनुसार कर भी लगेगा। ऐसी स्थिति में बिक्री राशि में से लगने वाले कर को घटाकर शेष रकम को नई परियोजना की लागत में से कम करना चाहिए। इसके लिए निम्न रीतियों का प्रयोग किया जा सकता है। फर्स्ट है अर्जेंसी मेथड, यानी कि अपरिहार्यता रीति। सुनिए इसमें, एक व्यावसायिक संस्था के जीवन काल में अनेक ऐसी अवस्थाएं आती हैं जब पूंजी खर्च के संबंध में तदर्थ निर्णय एडहॉक डिसीजन आवश्यक रूप से लेना पड़ता है। ऐसी अवस्थाओं में पूर्व निर्धारित एवं अच्छे ढंग से निश्चित योजना अनुसार निर्णय लेना हानिकारक सिद्ध हो सकता है और अनेक आर्थिक कठिनाइयों को जन्म दे सकता है। उदाहरण के लिए, यदि मशीन का कोई भाग काम करना बंद कर दे और जिसके कारण पूर्ण कार्य ठप हो जाए और उत्पादन में बाधा पड़ जाए, तो यह लाभप्रद व न्यायोचित होगा कि उसको तुरंत नए भाग से बिना भावी लाभ व लागत की तुलना के बदल ले। अन्य शब्दों में, जहाँ किसी पूंजी खर्च की अपरिहार्यता महत्वपूर्ण हो, वहाँ पर निर्णय लागत व लाभ की तुलना सिद्धांत को भुलाकर भी लिया जा सकता है। लेकिन जब पूंजी खर्च की रकम बड़ी हो और उनका दीर्घकालीन एवं अधिक प्रभाव पड़ने वाला हो, वहाँ पर अपरिहार्यता की मापदंड उचित नहीं ठहराया जा सकता। यह कहना आवश्यक नहीं प्रतीत होता है कि अपरिहार्यता की
बात करने पर असंबद्ध कारक सामने आ जाते हैं और महत्वपूर्ण आर्थिक बातें पीछे छूट जाती हैं। इस प्रकार अपरिहार्यता के आधार पर पूंजी खर्च निर्णय तभी लेना चाहिए जब संस्था के संचालन जीवन में उत्पन्न स्थितियां इसको उचित ठहराती हों। अब सेकंड है पे बैक पीरियड मेथड। ये पे बैक पीरियड रीति पूंजी खर्च पर निर्णय लेने की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली एवं सरल रीति पे बैक पीरियड है। कभी कभी इसे पे आउट या पे ऑफ रीति भी कहते हैं। यह विधि वार्षिक बचत, आय और पूंजी खर्च की रकम विनियोग के मध्य समय के रूप में स्थित संबंध को बताती है। अन्य शब्दों में यह रीति उस अवधि, सामान्यतः वर्षों में, को दर्शाती है जो वार्षिक बचत के द्वारा विनियोग की कुल लागत को पुनः वापस आने में लग सकती है। इस प्रकार इस रीति के अनुसार यह देखा जाता है कि अनुमानित वार्षिक बचत के आधार पर कितने वर्षों में पूंजी खर्च की कुल रकम वापस प्राप्त हो जाएगी और अधिक स्पष्ट एवं सुतथ्य होने के लिए यह कहा जा सकता है कि पे बैक पीरियड कुल विनियोग को वार्षिक बचत से भाग देने पर प्राप्त होने वाला भजनफल है। अगर कोई मशीन 5,000 रुपये की लागत से ली जाती है और इससे प्रथम वर्ष में 1,000 रुपये की आय, दूसरे वर्ष में 2,000 रुपये की आय और तीसरे वर्ष में भी 2,000 रुपये की आय प्राप्त होती है तो 3 वर्ष के अंदर पूर्ण पूंजी खर्च वापस आ सकता है। अतः पेबैक पीरियड 3 वर्ष होगा। इस व्याख्या के आधार पर पेबैक पीरियड की गणना विनियोग की वार्षिक बचत से भाग देकर की जा सकती है। इसका फॉर्मूला है पेबैक पीरियड बराबर NI/OS और NI/ कैश इनफ्लो। यहाँ पर NI का मतलब है नेट इन्वेस्टमेंट और OS का मतलब है ऑपरेटिंग सेविंग बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।